चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा पर 1245 और 1255 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1245 1255 की बात हो रही है, 12 12 आपका सेम ही है, बचा क्या? 45 और 55, ठीक है। 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, बीच की बात हो रही है, यानी कि 4 4 8 1 9। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 10,000, इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? 10,000 तक। देखना फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, 10,000 तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? यहाँ तक। यहाँ तक राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि इसके बाद की जितनी संख्याएं होती हैं सबको हम क्या कर देते हैं? 0 0। फिर यहाँ तक के राउंड ऑफ की बात हो रही है, इसके बाद जस्ट संख्या देखते हैं क्या है? 9 है, 9 क्या है? 5 से बड़ा है, इसमें क्या हो जाता है? 1 जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये 65, ये 6,50,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6,50,000। फिर से बता रहा हूँ, 10,000 तक इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले काउंट कर लेंगे, 1 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ के बाद सभी संख्या क्या कर देते हैं हम लोग? 0 कर देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे फिर इसके बाद? जस्ट नंबर चेक करेंगे, 9 है, 9 क्या है आपका? 5 से बड़ा है, इसमें हम 1 जोड़ के क्या कर देंगे? 65, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6,50,000। आसान चीज़ है, बस पढ़ने के देते हैं। किस युग्म का अंतर सबसे कम है? कौन से नंबर मतलब डिफरेंस सबसे कम है, ठीक है। अब देखो 345 345 सेम ही है, तो बस हम इसका 6 भी सेम है, यानी कि बस हम इसका अंतर देखेंगे। 52 - 12 कितना हो जाएगा? 40। ये देखो 6 सेम 6 सेम, 78 सेम 78 सेम, 4 सेम 4 सेम, यानी कि सिर्फ बचा क्या? 50 और 10 माइनस क्या करने पे आएगा आपका? 40 आएगा। ये देखो 9 सेम 9 सेम, 0 1 सेम 0 1 सेम, 2 सेम 2 सेम, 30 और 40 है, 40 में से 30 माइनस तो क्या आएगा आपका? 10 आएगा। ये देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो 90 और क्या बचा? 20 बचा। 90 20 का अंतर करने पे क्या आएगा आपका? 70। तो सबसे कम किसका डिफरेंस है आपका? ऑप्शन नंबर सी का, ठीक है। ऐसे कंपेयर करके, हम सब माइनस करने बच बैठ जाना, ऐसे कंपेयर करके आपको आंसर निकालना है। फिर समझिए सेशन रीजन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखिए इतने को निकटतम 1000 तक राउंड ऑफ करना है। कितने को? 4 5 6 7 8 9, 1000 तक, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का मतलब इसके बाद का सभी अंक क्या हो जाएगा? 0। अब देखेंगे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, इसको जस्ट बाद वाला अंक देखेंगे क्या है? 7 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 5 7 0 0। सही है, ओके। यदि अंतिम 3 अंक 500 या अधिक हो तो संख्या बढ़ाई जाती है। सही बात है, यदि अंकित 3 अंक 5, मतलब 5 की बात हो रही है, मतलब 500, 500 हो या 500 बड़ी हो, ठीक है ना, अधिक हो, तो संख्या क्या हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। एक संख्या एक क्या हो जाएगा आपका? 1 बढ़ जाएगी। वो भी सी बात है, यानी कि इसमें एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और जो रीजन है वो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यदि अंतिम 3 संख्या 500 से बड़ी, देखो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोला? अगर संख्या ये जो है 5 है या 5 से बड़ी है, यानी कि जो संख्या का 5 से बड़ी होगी, 5 होगी या 500 बड़ी होगी, तभी तो ये 500 होगा, 500 से बड़ी होगी ये, ठीक है ना। वही बात है, तो संख्या क्या कीजिए? बढ़ाई जाती है। यानी कि अगर 500 हो या 500 से बड़ी हो तो इसको क्या बढ़ा दिया जाएगा? +1 बढ़ा दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इसमें आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। जो रीजन है एसर्शन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भी, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और आपका जो रीजन है वो एसर्शन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संख्या रेखाएं पर संख्याएं बाएं से दाएं बढ़ती हैं। ओबियस सी बात है, संख्या रेखा पे संख्या जो है बाएं से दाएं बढ़ती है। बाएं इधर आपको मालूम है इधर माइनस होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। बड़ी संख्याओं में बाईं ओर का स्थानिक मान अधिक होता है,
बड़ी संख्याओं में बाईं ओर का स्थानिक मान अधिक होता है। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं एक संख्या लिख दिया, तो जो संख्या जितना इधर होगा बाएं तरफ होगा उतना उसका मान स्थानिक मान अधिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। 9 का स्थानिक मान कितना है 9000, 3 का स्थानिक मान 300, ओके। यानी कि जितने जो संख्या बाईं तरफ होगी उसका स्थानिक मान उतना ज़्यादा होगा। यानी कि इसमें एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन और एसर्शन में कोई रिलेशनशिप नहीं है। रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा बी। बी कब होता है जब एसर्शन भी सही हो रीजन भी सही हो, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन को सपोर्ट ना करे, ठीक है ना, दोनों इंडिपेंडेंट रहे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है ना। नहीं देखो आप लोग, सेम है, 0 भी सेम है, 9 भी सेम है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, तो बड़ी संख्या तो ये होगी ना। बड़ी संख्या तो ये हुई कि नहीं हुई, अगर हम इधर से सपोर्ट करते हुए चलें, कंपेयर करते हुए, बड़ी संख्या ये हो गई, तो आपका ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। देखो आप लोग, ये संख्या बड़ी है कि नहीं, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 0 8 है, तो ये बड़ी हुई कि नहीं हुई हो। बड़ी संख्याओं की तुलना सबसे बड़े स्थानिक मान से की जाती है। बड़ी संख्याओं की तुलना सबसे बड़ी स्थानिक मान से की जाती है, ठीक है ना। सही, ये सही है आपका। बड़ी सबसे बड़ी का स्थानिक मतलब लेफ्ट से स्टार्ट की जाती है, लेकिन ये आपका क्या है गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा कि एसर्शन गलत है और रीजन क्या है आपका सही है, आर क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एस्टिमेटेड सम ऑफ ये, ठीक है ना, क्या है आपका 2 4 9 600, ठीक है। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें, चलो अगर हम इसको मतलब 1000 तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो क्या होता है ये तीनों संख्या 0 हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ये जो है वो 500 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, तो 9 में 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 10, इधर आकर आ गया, इतना आ गया। इसका राउंड ऑफ करने के बाद क्या आ रहा है ये, ठीक है। और 3,50,400, 3,50,400, अगर हम 3,50,400 को राउंड ऑफ करें यहाँ तक, ये 500 से कम है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा सेम, तो हो जाएगा आपका कितना आ गया आपका ये 7 लाख, ठीक है ना। कहीं गलती हो रही है क्या, सॉरी 6 लाख, 6 लाख। फिर से मैं समझाता रहा हूँ, रुकिए देखिएगा। द एस्टिमेटेड सम ऑफ, सबसे पहले क्या है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, कुछ राउंड ऑफ करने के ये नहीं दिया हुआ है, अगर मैं इसको 100,000 प्लेस तक राउंड ऑफ करूं, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यहाँ तक राउंड ऑफ करूं, क्या नियम होता है, उसके बाद सभी हम क्या हो जाएंगे 0 0 0, ठीक है। अगर ये संख्या 500 से बड़ी है, इसमें 1 जुड़ जाएगा, इसमें 1 जुड़ते ही 9 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, एक हासिल इधर गया 5 हो गया, ये इसको राउंड ऑफ करने को इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, 2,50,000 मिल रहा है। इधर देखिए आप लोग 3,50,400 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे यहाँ तक थाउजेंड्स तक, तो ये संख्या क्या है, सबसे पहले ये 0 0 0 हो गया, 400 जो है 500 से कम है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद कितना मिल रहा है 3,50,000। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 लाख, कितना आ गया ये 6 लाख, ठीक है ना। तो आपका ये तो सही है। निकटतम 1000 तक पूर्णांकित करने से गणना सरल हो जाती है, सही बात है। अगर हम लोग 1000 तक 1000 तक अगर हम इसको ये करें राउंडिंग करें, तो क्या हो जाए हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है आसान हो गया, हुआ कि नहीं आसान, ठीक है ना। तो आपका एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो एसेशन क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, ठीक।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें अंक 5 50,000 को दर्शाता है, सही बात है, ये 50,000 हुआ कि नहीं हुआ, ये जो अंक 5 है किसको दर्शा रहा है, 50,000 को, सही है, ये एसेशन सही है। अंक 5 10,000 के स्थान पे है, ये भी क्या है, अंक 5 जो है वो 10,000 के स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अगर 10,000 के स्थान पे तो 50,000 को दर्शाएगा ही दर्शाएगा, तो इसका एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है एसेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निखिल में कौन सी संख्या शब्दों में सही ढंग से लिखी गई है, सबसे पहले इंडियन की बात हो रही है, ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 अंक 2 अंक 2 अंक इंडियन है, ये आप सही है, तो क्या हो जाएगा 4 करोड़ 7 लाख 5,018, 4 करोड़ 7 लाख 5,018, सही है ये 5,018। अभी देखना आप लोग, 4 करोड़ 70 लाख 5,018, 4 करोड़ 70 लाख 5,018, ये भी सही दिख रहा है, ठीक है ना, 4 करोड़ 7 लाख 50,018, 4 करोड़ 7 लाख 50,018, 4 करोड़ 75 लाख 18, 4 करोड़ 75 लाख 18, Which of the following numbers is correctly written in words? 4 करोड़ 7 लाख 5,018, इसमें लगभग सभी सही सही लिखे हुए हैं, कहीं गलती तो नहीं दिख रही है। 4 करोड़ 7 लाख 50,018, इसमें सभी सही लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी इसमें सही लिखे हुए हैं, कहीं तो गलती नहीं दिख रही है, नहीं सभी सही लिखे हुए हैं इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, अवरोही क्रम वही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, हमेशा लेफ्ट से कंपेयर करना, ठीक है। में 7 का मान है, 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 5, 7 के बाद 5 शून्य, 5 शून्य का मतलब क्या होता है 7 लाख, 5 शून्य का मतलब क्या होता है 7 लाख, ओके। इनके बीच ठीक कौन सी संख्या होगी, कौन कौन सी है, ये संख्या और ये संख्या, बीच कौन सी संख्या होगी, देखो पहला 3 डिजिट सेम है, 6 भी क्या है सेम है, बचा क्या 78 और 88, 70 और 88 के बीच कौन सी संख्या होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ठीक है ना, 681 682 683 तीनों है, बाकी सब तो सेम ही है, कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक है, ओके कोई बात नहीं है। निकटतम 1000 तक, 1000 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या है संख्या, इसको 1000 तक ये करना है, राउंड ऑफ करना है, संख्या क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, ठीक है ना, उसके बाद सभी अंक 1000 के बाद सभी अंक शून्य हो गए। अब देखेंगे ये संख्या जो है 500 से बड़ी है छोटी है, 500 से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 6,49,000, ओके आसान है, आगे बढ़ते हैं। फिर से आगे अनुमानित योग, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, सॉल्व कीजिएगा घर पे, मैं बता चुका अनुमानित योग, इसको सबसे पहले राउंड ऑफ कर लेना है 1000 तक, उसके बाद अनुमानित योग निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी, फिर से हम लेफ्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, देखो 6 0 9 6 6 6 सब में सेम है, 0 0 0 ये तो खत्म हो गया, 9 आ गया बड़ी हो गई। नेक्स्ट देखो 9 9 0, थर्ड में देखो, इसमें देखो 9 है 9 है 0 है, ठीक है ना, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली संख्या। लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे हम लोग, ओके। और टाइम बचाना है, ये मत सोचना आप लोग ना कि भाई ये तो बहुत आसान सवाल है, आसान सवाल है लेकिन टाइम बचाना है आपको, ठीक है, लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करना आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निकटतम 10,000 तक पूर्णांकित मान होगा, क्या है संख्या 9
9 9 9 9 5, निकटतम 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यहाँ तक ये करना है, ठीक है ना। यहाँ तक ये करना मतलब इसके बाद सभी अंक क्या हो जाएंगे, 0। फिर देखेंगे इसके बाद जो संख्या है वो 5, देखो अब यहाँ पे 1000 में है तो 5000 से बड़ी है कि नहीं है, 5000 से क्या है, बड़ी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो 9 1 10, 9 1 10, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, 10 लाख। कितना हो गया आपका, 10 लाख हो गया। एक मिनट, हाँ 10 लाख। ओके, आसान है। सबसे कम अंतर वही लेफ्ट से कंपेयर करना आप लोग हो जाएगा। एक संख्या को निकटतम 100 तक पूर्णांकित करने पे 4032 तक पूर्णांकित किया जा रहा है, तो कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, 4,32,500। तो मूल संख्या कौन सी होगी, निकटतम 100 तक। ऑप्शन से देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा। सबसे पहले ऑप्शन देखो, अगर इसको हम लोग 100 तक ये करें, राउंड ऑफ करें, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इसके बाद सभी अंक क्या हो जाएंगे, 0। इसका जस्ट बाद वाला अंक देखो, 50 या 50 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 5। बाकी इसको राउंड ऑफ करने पे क्या मिल रहा है हमें, 4,32,500। तो कौन सी मूल संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती की बात है, तो ये तो हो सकती है। इसको राउंड ऑफ करो, ठीक है ना, 100 तक राउंड ऑफ करने की बात हो रही है, यानी कि 49 है, यहाँ पे 5 है। अब देखो ये तो 0 0 तो हो जाएगा, लेकिन इसके जस्ट बाद ये जो 49 है ये 50 से ज़्यादा होना चाहिए था, 50 या 50 से ज़्यादा, तो ये आपका नहीं हो सकता है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब देखो ये देखो आप लोग, 4,32,601, इसको 100 तक राउंड ऑफ करो, इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद दोनों संख्या क्या होगी, 0 0, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को राउंड ऑफ करने के बाद 4,32,500 प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब ओब्वियस सी बात है, देखना आप लोग ध्यान से, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, ठीक है। रियल नंबर हम लेते हैं, ओके। अब देखिए एक चीज़ आप लोग, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश 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 डैश, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक संख्या, आपको मालूम है प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। फिर आता है आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल हो जाता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। उसके बाद आता है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब आपका नेगेटिव संख्या भी शामिल हो जाती हैं, ठीक है, 0 भी होता है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। बचपन से पढ़ते आए हो, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आपका प्राकृतिक संख्या क्या है, काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर, जो कि 1 से शुरू होते हैं। ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगा मैं आप लोग को। तो कौन सी संख्या नहीं है आपकी, 0 आपकी नहीं है, 0 से शुरुआत, 0 शामिल हो गया तो क्या हो जाता है वो पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, होल नंबर, यानी कि 0 वाला। पूर्णांक अलग होता है, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स बोलते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। पूर्णांक क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन साबुत होने चाहिए, दशमलव में और आपका फ्रैक्शन भिन्न में नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, उसको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर अनंत तक, पॉजिटिव में। नेचुरल प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक। चलिए आसान है ये, आगे बढ़ते हैं। कौन सा समुच्चय ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित नहीं करता है, कौन सा समुच्चय ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स नेगेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स, सम्मिलित करता है, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ सब, चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ओके, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स निगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। निम्न कौन सा समुच्चय ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करता है। आसान सा सवाल है, आप जानते हो, सुना मेरे ध्यान से, प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 1 से लेकर
अनंत तक। देखो बहुत छोटे क्वेश्चन है। पूर्ण संख्या है 0 से लेके ये धनात्मक में होती है अनंत तक। इंटीजर्स माइनस भी होता है, ठीक है ना, और आपका 0 भी, प्लस में भी। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनका गुणनखंड सिर्फ वो तब खुद से कटती हैं या एक से, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर्स के अंदर क्या आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है, ऋणात्मक संख्या भी आता है। देखो कितना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सी संख्या न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। अब देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। हम जो एक है ना, एक को हम लोग ना अभाज्य में काउंट करते हैं ना भाज्य में काउंट करते हैं, ना प्राइम नंबर्स में काउंट करते हैं ना कंपोजिट नंबर में। आप लोग पढ़े होंगे भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ये वे होती हैं जो खुद से भी कटें, एक से भी कटें और किसी भी संख्या से कटें, जिनका यानी कि जिनका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। तो आपका एक को हम लोग ना भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। 2 जो है वो सबसे छोटी, ध्यान देखना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 9 विभाज्य है, 15 विभाज्य है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक को हम लोग ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है आपके, एक को हम ना भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी संख्या का ठीक 2 गुणनखंड है तो वो कहलाती है। 2 गुणनखंड मतलब मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं, 5 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 5, सिर्फ 2 गुणनखंड है, तो 2 गुणनखंड सिर्फ आपके अभाज्य संख्या की होती है, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। 2 गुणनखंड किसके होते हैं, सिर्फ अभाज्य संख्या के। नेक्स्ट आते हैं, किस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, किस संख्या 2 से अधिक गुणनखंड है। हमें मालूम है 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, बचा क्या आपका 21 का आपका 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 से भी कटेगा और 3 से भी और 7 से भी। ओके, आगे आता है, आसान सा सवाल है। -5 और 5 के बीच पूर्णांकों की संख्या कितनी है। -5 और 5 के बीच पूर्णांकों मतलब इंटीजर्स पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो -5 है और 5 है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। -5 यहाँ पे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से यहाँ तक 20 की संख्या पूछ रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आंसर कितना हो जाएगा आपका 9। ध्यान देना, -5 और 5 के बीच पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 9। पूर्णांक पूछा है मतलब इंटीजर्स पूछा है। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी, लेकिन क्या होने चाहिए, वो साबुत होने चाहिए, डेसिमल में और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, ठीक है ना। सही बात है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक होती है। मान लो हम कोई प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं 6, ये पूर्णांक है कि नहीं है। लेकिन इसका हम उल्टा देखें, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं -3 ले लेता हूँ, देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को जो आप लोग एग्जाम में गलती करके आते हो। मान लीजिए -3 ले लेता हूँ, ये पूर्णांक है, इंटीजर है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया होगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक सही है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, 0 से भी, ठीक है ना। वो भी वही बात हो गई। अगर मान लो हम -8 लेते हैं, ये क्या है आपका पूर्णांक है, इंटीजर है ये, ठीक है ना। लेकिन ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, होल नंबर, 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, 1, 2, 3 ऐसे आगे बढ़ते हुए। तो बोला सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। 0 एक पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सभी अभाज्य संख्याएं भाज्य है, ये कैसे, तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। सभी अभाज्य संख्याएं भाज्य है, ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक, ये आपका सही है। निम्न से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान देना है, बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। 1 नहीं है, क्या होगा आपका 2।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 2 है, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2 है, 1 नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, ठीक है, क्या होगा आपका? 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 और 18 का महत्तम समापन HCF, बहुत आसान है, HCF आप लोग निकाले होंगे, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो वैसी संख्या जो बड़ी हो और 12 को भी काटे और 18 को भी काटे, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़े होंगे HCF निकालना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 3 12 को भी काटा 18 को भी, लेकिन 3 से बड़ा क्या है? 6 है। 12 को काट रहा है और 18 को काट रहा है, उससे बड़ा क्या है? 9 है। 12 में 9 से भाग नहीं जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6। 12 और 18, इसमें भी 12 से भाग नहीं जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। निम्न में कौन सा 6 और 9 दोनों के गुणज है? देखो गुणज अलग होता है, ठीक है, और गुणनखंड अलग है आपका। गुणज अलग है और गुणनखंड क्या है? अलग है। गुणज किसे बोलते हैं? गुणज मतलब मल्टीपल। यदि मैं 6 का गुणज देखूं मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 6 12 18 24 36, ऐसे आगे करते करते। यदि 6 का मैं फैक्टर देखूं, गुणनखंड देखूं, तो 6 गुणनखंड मतलब वैसी संख्या जो 6 को काटती हो, तो क्या हो जाएगा? 1 से कटता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो गुणज अलग होता है। गुणज मतलब क्या होता है? मल्टीपल, ठीक है ना। और गुणनखंड मतलब क्या होता है? फैक्टर्स, ठीक है। निम्न में कौन सा 6 और 9 दोनों का गुणज है? गुणज मतलब मल्टीपल। तो क्या हो जाएगा? देखो आप 18, 6 से भी कटता है, 6 3 18, 9 दूनी 18, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। 6 और 9 दोनों का क्या है? गुणज है। 27, 6 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। 36 आपका 6 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। 54 6 से कटेगा और 9 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो आपका इसे दोनों का गुणज क्या हो जाएगा आपका? 18 भी है, 36 भी है और 54 भी है। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गुणज नहीं है की बात होनी चाहिए थी, तो आपका उत्तर बी होता। और गुणज है, मल्टीपल है, तो आपका 18 भी होगा, 36 भी होगा और 54 भी होगा। यदि कोई संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजन हो तो वो कहलाती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सह अभाज्य है? अब देखो को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? मान लीजिए मैं दो संख्या, हमेशा ये जोड़े में पाया, दो संख्या लेता हूँ 8 और 9। 8 का गुणनखंड क्या होता है? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, इसका गुणनखंड। 9 का गुणनखंड क्या होगा? 1 3 और 9, ठीक। एक को तो हटाए, एक को तो काउंट ही नहीं करते हैं। अब देखो 2 4 8, 3 और 9, इनमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो वैसी संख्या जिसमें कुछ कॉमन ना हो जिसके गुणनखंड में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं 6 और 14, 6 मतलब 2 और 3, 14 मतलब 2 और 7, इसमें आपका 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आपका को प्राइम नहीं है। 8 और 15 देखते हैं। 8 15 मतलब 2 और 4, 15 मतलब 3 और 5, इसका गुणनखंड कितना है? 2 और 4 है। इसका कितना है? 3 और 5 है। कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, यानी कि दोनों नंबर क्या हो गए? को प्राइम हो गए। वैसे 9 और 27 में देखते हैं, 3 है, इसमें भी 3 है, इसका गुणनखंड में 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, तो ये भी नहीं होगा। 12 और 18 देखते हैं, इसमें 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, इसमें भी 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, यानी कि इसमें भी कॉमन है, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या उसे बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें दो नंबर दिया हो और दोनों नंबर के जो फैक्टर्स हैं, जो गुणनखंड है, उसमें कोई कॉमन चीज ना हो। -7 किस वर्ग में आते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है 1 से लेके, होल नंबर मतलब 0, इंटीजर मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है ना, किस में आएगा? इंटीजर में आएगा। ओके, -7 किस में आएगा? आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक में। कौन सी संख्या भाज्य है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, बचा क्या? 15। ये भाज्य है, क्यों भाज्य है? 3 से भी कटता है, 5 से भी, 15 से भी और 1 से भी,
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। 16 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, समझना मेरी बात ध्यान से आप लोग। 16 के कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है? ठीक है ना। 16 किससे कटेगा? 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी और 16 से भी। ठीक है, कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर मैं ये निकालना चाहूँ मैं आपको, अगर कोई बड़ी संख्या हो उसको कैसे निकालते हैं? 2 से भाग दो, 8 4 2 1। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जब भी भाज्य संख्या निकालते हैं तो 4 में क्या करेंगे, जो पावर है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। क्या हो जाएगा? 4 + 1 5। तो कुल कितने फैक्टर हो गए? 5। बताऊंगा मैं इसको अलग से आपको, फिलहाल तो आप इतना सीख लो आप लोग। कौन सा पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक मतलब साबुत हो, न दशमलव में हो न भिन्न में हो। तो ये भी साबुत है, पूर्णांक है, ये भी साबुत है, पूर्णांक है, ये भी साबुत है, पूर्णांक है। बस ये वाला आपका साबुत नहीं है। तो कौन सा पूर्णांक नहीं है आपका? 3.5 आपका पूर्णांक नहीं है। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सदैव होता है। समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं 5 और 7 लेता हूँ, क्या लेता हूँ? 5 और 7, दोनों अभाज्य संख्या है। दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका एलसीएम निकालो आप लोग। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 × 7 यानी कि 35। ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन देखो आप लोग इसका। दो अभाज्य संख्या का लघुत्तम एलसीएम होता है, उनका योग नहीं, उनका गुणनखंड है कि नहीं है? ठीक है ना। उनका अंतर नहीं, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल, ये ऑप्शन हो जाएगा कि उनका गुणनफल दिया हुआ है। उनका एचसीएफ ये भी नहीं होगा। यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो हमेशा क्या होगा आपका? उनका गुणनखंड। आगे बढ़ते हैं। किसमें अनंत संख्याएं होती हैं? अब अनंत संख्या तो नेचुरल नंबर में भी होती है, 1 से लेकर अनंत तक। होल नंबर में भी होती है, 0 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक में भी होती है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द एबव। किस संख्या के ठीक 3 गुणनखंड होते हैं? किस संख्या के ठीक 3 गुणनखंड होते हैं? ठीक है ना। अब देखो 4 की बात की जाए, इससे गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 2 4। 6 की बात किया जाए, इस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 6। 8 की बात किया जाए, 1 2 4 8। 10 की बात किया जाए, गुणनखंड की बात कर रहा हूँ, 1 2 5 10। तो किस संख्या के ठीक 3 गुणनखंड है आपके? 4 के हैं। किसी भी अभाज्य संख्या का अगर वर्ग है, कोई भी अगर अभाज्य संख्या का वर्ग है, कोई भी संख्या, उस संख्या के 3 गुणनखंड होंगे। ध्यान देना आप लोग इस बात को कि कोई नंबर प्राइम नंबर का वर्ग है, स्क्वायर है, तो उस संख्या के कितने गुणनखंड होंगे? 3 होंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4। एसर्शन रीजन पे आ गए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक ना तो अभाज्य है और नहीं भाज्य संख्या है। सही बात है, एक ना अभाज्य है ना भाज्य है। अभाज्य संख्याओं के ठीक 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के ठीक 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है। एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अभाज्य संख्या के प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही, ये भी सही है। एक जो है, एक का सिर्फ गुणनखंड एक ही होगा, और कोई संख्या नहीं है जो जिससे एक में भाग जाए। यानी कि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? समझना मेरा ध्यान से आप लोग। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या है? अभाज्य संख्या जो है कि हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। तो इसलिए आपका ये भी सही है और ये भी सही है। और ये क्यों सही है? क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो एसर्शन को क्या कर रहा है? करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। सही बात है। पूर्णांकों में ऋणात्मक शून्य तथा धनात्मक संख्या शामिल होती हैं। सही बात है। एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। पूर्णांक में आपका
ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्या भी शामिल होती है। प्राकृतिक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या, एक से स्टार्ट, यानी कि एक्सप्रेशन भी सही है और रीजन भी सही है। और रीजन जो है एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। यानी कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, होल नंबर, सही है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, होल नंबर, सही है। पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या तथा शून्य शामिल होती है, सही है। पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या तथा शून्य शामिल है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या तथा शून्य शामिल है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि शून्य सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें ए भी सही है और आर भी सही है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, सही है। भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती हैं, ये भी सही है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, सही है। भाज्य संख्या जो है एक और स्वयं मतलब दो, और अन्य संख्याओं से भी मतलब दो से अधिक संख्या, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। और जो आर जो है वो ए को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक अभाज्य संख्या गुणनखंडों की संख्या दो होती है, सही है। अभाज्य संख्या केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दो ही गुणनखंड होती है क्योंकि सिर्फ एक से और खुद से विभाजित होती है, यानी कि आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और आर जो है वो रीजन है ए के सही होने का, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, दो सहभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, अभी बताया मैं आप लोगों को, ठीक है ना। ओके, सहभाज्य संख्या का एचसीएफ एक होता है, ये भी आपका सही है। सहभाज्य संख्या, ठीक है ना, जैसे कि मैं ले लिया आपका 7 और 9, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी क्या हो गया? आपका सहभाज्य हो गया। इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ हमेशा एक होगा, और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इनका गुणनफल होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका गुणनफल। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? हमेशा सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? एक होता है, क्योंकि उसमें कोई कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्यों होगा? ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन ए और आर में कोई रिश्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एलसीएम की बात हुई है, यहाँ पे एचसीएफ की बात हो रही है, ठीक है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, बट ए आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, सही है। -3 एक पूर्णांक है, इंटीजर है, लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं, ये भी सही है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होते। होल नंबर डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए भी सही है, आर भी सही है, और आर एक्सप्लेन्स वाई ए इज करेक्ट, दैट्स वाई आंसर विल बी आर ए, सॉरी। नेक्स्ट पे आते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है। किसी संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उससे बराबर होता है। गुणज किसी संख्या को पूर्ण संख्याओं से गुणा करके प्राप्त होता है, सही बात है। ये पूर्ण संख्या से गुणा करके प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या से गुणा करके प्राप्त होता है। सबसे पहले हम ए देखते हैं, किसी संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होगा। मान लीजिए हम 6 लेते हैं, इसका गुणज क्या होगा? 6, 12, 18, यही सब होगा इसका गुणज, ठीक है ना। तो 6 में हम क्या मल्टीप्लाई किए? 1 आया, फिर 2 मल्टीप्लाई किए, फिर 3 किए, फिर 4 करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो आपका ये तो सही है, गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, ये तो सही है मल्टीपल के नाम पे, ठीक है ना। सेकंड देखिए, गुणज किसी संख्या को पूर्ण संख्या मतलब 0, 0 भी इसमें शामिल होगा। अगर मैं 6 में 0 से मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? तो 0 जो 6 का मल्टीपल थोड़ी है, तो आपका ये क्या आपका गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, एसर्शन सही है, रीजन क्या है आपका? गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं, PYQ, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बता चुका हूं मैं, 2। -10 और 10 के बीच कितने पूर्णांक होंगे?
-10 और 10 के बीच कितने पूर्णांक होंगे? इधर 9, फिर 0 बचा, 10 हो गया, फिर उधर 9, कितना हो गया आपका? 19 हो गया। कितना हो गया आपका? 19। निकाल लेना आप लोग इसको, -10 और 10 के बीच कितने पूर्णांक हो, कितना हो गया आपका? 19 हो गया। किस संख्या के ठीक 3 गुणनखंड होते हैं? किस संख्या के ठीक 3 गुणनखंड होते हैं? अभी बताया मैं आपको कि यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या का वर्ग है, अभाज्य संख्या का वर्ग है, तो उसके कितने गुणनखंड होंगे? 3 होंगे। यदि कोई नंबर प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो उसका गुणनखंड कितने होंगे? 3 होंगे। अब देखो 9 जो है वो 3 का वर्ग है कि नहीं है? 3 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9। 8 है, वर्ग नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। इसको देखोगे, इसका गुणनखंड निकालोगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8। इसका निकालो, 6 का 1, 2, 3, 6। 10 का निकालो, 1, 2, 5, 10। सबके 4 4 है, लेकिन 3 किसका है? 9 का है। 9 क्या है? एक अभाज्य संख्या का वर्ग है। ओके। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वे क्या कहलाती हैं? अभी बताया मैं आपको, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो क्या कहलाएंगे? सअभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर, उसमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? को प्राइम नंबर। हमेशा को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ है क्या होगा? 1 होगा। कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या मतलब नेगेटिव नहीं होता है, पूर्णांक में होता है, पूर्ण संख्या में, होल नंबर में नहीं होता है। ठीक है। 12 और 18 कैल्शियम है, अभी निकाले थे हम लोग, 36 होगा। ठीक है, निकाल लोगे तो मैं पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कौन सा कथन सही है? प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। -4 पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, गलत हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सही है। कोई भी हम पूर्ण संख्या ले लें, होल नंबर, तो पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, ये सही है। प्रत्येक अभाज्य संख्या भाज्य है, ये हो ही नहीं सकता है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी नहीं हो सकता। शून्य होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर एसेशन रीजन पे आ गए। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत बंद होती है। ठीक है, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, सही है ये। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत बंद होती हैं। इसका मतलब समझना आप लोग, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, सिर्फ जो एडिशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। सही बात है ये, ठीक है ना। कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, मान लो 2 ले लो और 5 ले लो, इसको आप लोग जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, जोड़ने पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। मान लो 1000 ले लो, 700 ले लो, दोनों प्राकृतिक संख्या है, जोड़ने पे हमें प्राकृतिक संख्या 1700 ही मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या जो है वो क्लोज अंडर एडिशन, यानी कि प्राकृतिक संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज अंडर एडिशन। ठीक है ना, योग के अंतर्गत बंद होती है, मतलब फॉलो करती हैं। ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन देखें, ठीक है, मान लो हम दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं, 2 और 5, दोनों को घटाते हैं, 2 - 5 कितना हो गया? -3। -3 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन बट नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, यानी कि प्राकृतिक संख्या घटाव के अंतर्गत बंद नहीं होती है, क्योंकि हम दो प्राकृतिक संख्या अगर घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें प्राकृतिक संख्या ही मिले। अब देखो, अब मैं कर रहा हूँ मान लो 9 - 4, तो ये तो 5 आ गया, ये तो प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं इसको कर दिया 4 - 9, ये क्या आ गया? -5 आ गया। ये प्राकृतिक संख्या आपका नहीं है, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन होते हैं, यानी कि जोड़ के अंतर्गत बंद होते हैं, फॉलो करते हैं। प्राकृतिक संख्या पर अगर हम जोड़ते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही मिलेंगे, लेकिन घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें प्राकृतिक संख्या ही मिले। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि वो सब्ट्रैक्शन के अंदर अपने प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
शून्य एक पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, सही है। पूर्णांकों में ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्या शामिल होती है, ये भी क्या आपका सही है। वही चीज सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ए भी सही है और आपका आर भी सही है, एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या कोई जिक्र ही नहीं है। यानी कि दोनों अपना इंडिपेंडेंट तो सही है, लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है को, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्या का योग विषम हो सकता है, दो अभाज्य संख्या का योग विषम हो सकता है, बताइए आप लोग। दो अभाज्य संख्याओं का योग विषम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। आप लोग जोड़ के देख लेना, कभी भी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे आप लोग तो कभी भी वो विषम नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग जोड़ के देख लेना, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये आपका सही है। जो दो है वो एकमात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या, तो आपका सही है। यानी कि एसर्शन गलत है, रीजन सही है, और तो कोई मतलब ही नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। एसर्शन गलत, रीजन सही। ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सही बात है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया चीज आ गया, आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये। थ्योरी है, बोर मत होना आप लोग, यही सब आपके एग्जाम में पूछेगा, यही सब पूछेगा भाई। आप जो पढ़ रहे हो ना एसएससी वाला, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, कुछ नहीं, बस ये पढ़ो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम लोग, 105वें नंबर पे पहुंच गए हम लोग। टोटल आपका 188, यानी कि टोटल आपका 175 क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ पूछेगा ही नहीं, टफ हो, मीडियम हो, एसर्शन रीजन हो, डेफिनेशन हो, सभी क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूँ इसमें। एकदम परफेक्ट तैयारी होगी आपकी इससे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको और कुछ कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए समझना आप लोग, आपका एक टॉपिक दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ठीक है। टॉपिक क्या है आपका, डायरेक्टली साफ साफ दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैं कोई एक संख्या लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लिया 42। अगर मैं इसका गुणनखंड निकालता हूँ, ठीक है ना, चलिए इधर से निकालता हूँ मैं। जब गुणनखंड क्या आ गया, 2, 3 और 7, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और हम किसी एक संख्या को किसी एक पार्टिकुलर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपका 42 है, 2 गुणे 3 गुणे 7 आप लिख सकते हो इसको, और 42 को तोड़ने का कोई और तरीका नहीं है। हम किसी भी संख्या को किसी एक पार्टिकुलर वे में, एक यूनिक वे में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसका कोई तरह और कुछ गुणे कुछ नहीं हो सकता है, बस एक ही होगा आपका जो हम निकाल रहे हैं। सभी नंबर को, भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और वो जो लिखने का तरीका होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, इसको छोड़कर कोई नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो नंबर है ना, इनके स्थान बदल सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 2 गुणे 7, या लिख सकता हूँ 7 गुणे 3 गुणे 2, या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 गुणे 7 गुणे 3। ये जो नंबर्स है ना, इनके स्थान बदल सकते हैं, मतलब कोई पहले हो सकता है, कोई आगे हो सकता है, ठीक है। लेकिन 42 को अगर हम तोड़ते हैं तो सिर्फ उसको हम 2, 3 और 7 के गुणनखंड के रूप में ही लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हल्के से क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसी भी संख्या को हम एक यूनिक वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं उनको तोड़ने के बाद,
और वो यूनिक स्पेस क्या होगा, यूनिक होगा और कोई तरीका नहीं होगा। मतलब 42 को हम तोड़ते हैं तो हम 2, 3 और 7 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, भले ही उसका ऑर्डर कुछ भी हो, 7 पहले हो 3 बाद में हो, कुछ भी हो, लेकिन तोड़ने का बस एक ही तरीका है कि हम इसको 2, 3 और 7 के वे में ही लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और क्लियर होगा आपका। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही बात है, कर सकते हैं। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड सदैव अद्वितीय होता है, क्रम को छोड़ के। क्रम मतलब बता दिया, अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीय मतलब यूनिक, ठीक है ना, एक्सेप्ट ऑर्डर। सही बात है। अभी बताया मैं आपको कि हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, ठीक है ना, गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 18 को हम सिर्फ इसी रूप में लिख सकते हैं और किसी संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सही है आपका। और ये क्या है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड सदैव अद्वितीय होता है, क्रम कुछ होगा, अद्वितीय मतलब यूनिक, और किसी भी संख्या के साथ हम उस संख्या को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये भी आपका सही है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एसर्शन रीजन में कोई ये नहीं है, रीजन एक्सेशन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सवाल है ये, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या सदैव विषम होती है। पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या सदैव विषम होती है। पूर्ण वर्ग संख्या गुणनखंड युग्म होते हैं, एक गुणनखंड दोहराया जाता है। मान लीजिए मैं कोई पूर्ण वर्ग लेता हूँ, पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकल सके। 36 ले लिया, आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या हो गया इसका, 2 गुणे 2, 3 गुणे 2, इसे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, कितना हो गया आपका विषम, ये आपका 9 हो गया, ठीक है ना, गुणनखंड की संख्या। मान लीजिए मैं आपको 144 ले रहा हूँ मैं, कितना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, गुणनखंड संख्या 4 1 5 2 1 3, 5 3 15। यानी कि आपका पूर्ण वर्ग का जो गुणनखंड की संख्या होता है हमेशा, मैं इस चीज़ को अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा आप लोग को, इसमें कर दूंगा परेशान हो जाओगे आप लोग, अभी छोड़ दो इसको। पूर्ण वर्गों की संख्या क्या होता है, हमेशा गुणनखंड संख्या हमेशा विषम। सही है। पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंड युग्म में होते हैं, एक गुणनखंड दोहराया जाता है, ये भी आपका क्या है, पेयर में होते हैं, ये भी आपका सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इस दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। यदि 2 सभाज्य संख्याएं हो तो उनका एचसीएफ 1 होता है, पहले बता चुका हूं मैं। जिन 2 संख्या का एचसीएफ ये होता है वे अभाज्य होते हैं, अभाज्य ही होती हैं। देखो अभाज्य ही नहीं, सभाज्य की बात हो रही है। जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 है वे अभाज्य, सभाज्य हो सकते हैं, अभाज्य अलग चीज है, सभाज्य हो सकते हैं, अभाज्य अलग चीज है, ठीक है ना। आपका ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि 2 सभाज्य संख्याएं हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, बता चुका हूं मैं आप लोग को पहले ही। जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 है वे अभाज्य ही होती है, नहीं जरूरी नहीं है। देखो आप लोग, मान लीजिए मैं 8 और 9 ले लिया, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ये सभाज्य है, लेकिन अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। सभाज्य मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भाज्य, ये भी भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या है, ये भी कंपोजिट नंबर और ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, रीजन के बी क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है, सही है, ओके। हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक गुणनफल हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। पूर्णांक गुणा के अंतर्गत बंद होते हैं, फिर वही बात, ओबियस सी बात है। अगर मान लो मैं -3 गुणे -4 करता हूँ तो 12 आएगा, या -3 गुणे 5 करता हूँ 15 आएगा। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक,
ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, यानी कि इंटीजर को आपस में गुणा करने पर हमें इंटीजर ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं, ठीक है, नो दिक्कत। अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। ठीक है, एक से बड़ी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या तो अभाज्य होती है या तो भाज्य। एक से बड़ी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या तो अभाज्य होती है या तो भाज्य होती है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम सदैव दोनों से प्रत्येक के बराबर या उससे बड़ा होता है। सही है, मान लीजिए हम 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, तो इनमें से एक बराबर या तो 6 होगा या 6 से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। एलसीएम दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज होता है। एलसीएम दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज होता है। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूं मैं आप लोगों को, मान लीजिए 3 और 8 करते हैं, ठीक है ना, 3 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कटे, दोनों से कटे। तो अगर हम 3 का अगर हम गुणज मल्टीपल करते हैं, 3 होगा, 6 होगा, 9, 12, 15, 21, 24। 8 का देखें, 8, 16, 24, 32, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन है जो दोनों से कट रही है, 24। उसके आगे भी कटेंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 24। यही दिया हुआ है, एलसीएम दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज, समान मतलब सेम गुणज होता है। तो ये भी क्या होगा, आपका सही होगा, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए भी सही है, आर भी सही है, ठीक है ना, और ये सॉरी ए होगा। ए कैसे होगा, देखो आप लोग, एलसीएम सदैव दोनों में से प्रत्येक के बराबर या उससे बड़ा होता है। ठीक है ना, एलसीएम दी गई संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज होता है, यानी कि अगर हम 3 और 8 लेंगे, ठीक है ना, तो इनमें से कोई एक संख्या बड़ी संख्या के बराबर या इनके गुणज के सबसे छोटा बराबर। ठीक है, तो इसमें ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक ऐसी भाज्य संख्या मौजूद है जो विषम है, सही बात है, 2, ठीक है ना, भाज्य संख्या है, सॉरी 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 क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैं। देयर एग्जिस्ट ए कंपोजिट नंबर विच इज ऑड। बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, जो कि भाज्य है और ऑड है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती है, ये सही है और ये गलत है। एक ऐसी भाज्य संख्या मौजूद है जो विषम है, बहुत सी संख्या है, जैसे मान लीजिए 9 लिए, 9 क्या है आपका, भाज्य है लेकिन विषम है, ऑड है। 15 लिए, 15 भाज्य है लेकिन विषम है, ऑड है। ए सही है, आर गलत है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सही है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ये भी सही है। एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, ये क्या आपका गलत है। -4 आपका इंटीजर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1। यदि किसी संख्या के ठीक 3 भिन्न गुणनफल वह संख्या होगी, बता चुका हूं मैं, अभाज्य संख्या का वर्ग बता चुका हूं मैं। देखो आप लोग इसमें गलती करके आ सकते हो, अभाज्य संख्या का वर्ग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य मतलब कॉमन होना चाहिए। 14 और 25 कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सहभाज्य है। 9 28 कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि सहभाज्य है। 15 35 इसमें क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी कि ये आपका सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य मतलब दो संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो 6 8 12 से भाग देने पे एक शेष बचे, तो 6 8 12 का आप एलसीएम निकाल लेना, कितना आएगा, 24 आएगा। उसमें आप एक जोड़ दो, 25 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, 25 में 6 से भाग दो या 8 से भाग दो या 12 से भाग दो, शेष ही एक ही बचेगा। अब 49 की भी वही हालत है, लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, सही है।
-1 पूर्णांक है, सही है। एक अभाज्य संख्या, ये क्या आपका गलत है। एक जो है ना अभाज्य है ना भाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 2 है। हाउ मेनी इंटीजर्स सेटिस्फाई -7 और इसके बीच में, ठीक है ना। कितने इंटीजर ऐसे हैं जो -7 और इसके बीच में लाई करते हैं। देखो यहाँ समझना आप लोग, -7 से बड़ा -7 से बड़ा लेकिन 7 से बराबर और छोटा, 7 से बराबर और छोटा, ध्यान देना यहाँ पे। देखो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, -7 से बड़ा यानी कि -6, -5, -4, -3, -2, -1, कितना हुआ? 6 हुआ। इधर से हो जाओगे आप 6 ही होगा। 6 हो गया, प्लस एक शून्य को शामिल कर लिए, 7 हो गया। अब कहाँ तक जाना है? हमें 7 तक जाना है, 7 से कम तक नहीं जाना है, 7 तक जाना है। क्योंकि देखो यहाँ पे साइन देखो आप लोग, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है, यानी कि 7 तक जाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्वियस सी बात है। तो 7 और 7 कितना हो गया आपका? 14। तो इसे कितना सेटिस्फाई करते हैं? 14। अगर यहाँ पे ये भी रहता कि -7 से बड़ा या बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 15 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये साइन नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका? 14 होगा। इस चीज़ को ध्यान देना भाई, यहीं पे एग्जाम में गलती करके आते हो आप लोग, ठीक है ना। मुझे एक्सपीरियंस इस चीज़ का, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी, ए गुणे बी हो तो ए और बी क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर दो संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनखंड है तो दोनों नंबर क्या होंगे आपके? सभाज्य संख्या। दोनों में क्या होंगे आपके? सभाज्य संख्या। अगर अभाज्य की बात करें तो मान लीजिए मैं लेता हूं अभाज्य संख्या, एक ले लिया मैं 13 और दूसरा क्या ले लिया मैं 17। इनका एलसीएम क्या होगा? इनका कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 13 गुणे 17 क्या होगा आपका? 221। कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या होगा आपका? 221, ठीक है। अगर मैं सभाज्य मान लो 8 और 9 ले लिया, ठीक है, तो 8 और 9 का क्या हो जाएगा आपका? 8 ये 72। यानी कि आपका अभाज्य संख्या भी हो सकती है और सभाज्य संख्या हो सकती है, जिसका एलसीएम ए और बी होगा। आगे बढ़ते हैं। किस संख्या गुणनखंड की संख्या अधिकतम है? ठीक है, गुणनखंडों की संख्या अधिकतम है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 48, इसी की अधिकतम होगी। मैं इस चीज़ पर अलग से टॉपिक बताऊंगा आप लोगों को, इसमें करूंगा बहुत ये हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग सेल इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर कौन सा बंद है? यानी कि उस पर काम करने पे हमें यही मिले। मान लो हम प्राकृतिक संख्या लेते हैं 3 और 5, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा हमारा? -2 आएगा, ठीक है ना, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि प्राकृतिक संख्या सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मान लो मैं 2 ले लिया और 10 ले लिया, दोनों पूर्ण संख्या है, माइनस करो, -8 आ रहा है, ये भी आपका नहीं फॉलो कर रहा है। -8 आपका पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक देखो, पूर्णांक मान लो मैं ले लिया -4 -5 -9 आ रहा है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। यानी कि आपका पूर्णांक क्या है? आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन मतलब उस रूल को फॉलो करें कि अगर हम उस पर कुछ भी काम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो हमें वहीं मिलना चाहिए। तो पूर्णांक को हम घटाएंगे तब हमें पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 से विभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 6। आसान है ये तो। नेक्स्ट आते हैं, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग है? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो अभी क्लास यहीं बंद करते हैं। और ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।